नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है शिक्षा संस्कार सिखाती है, ना कि उद्दंडता और घमंड। मैं रोटियां बनाने नहीं आई हूँ यहाँ। मैंने एमबीए किया है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। आपको पता है मेरा कितना पैकेज है? बात बात में अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली, अपनी सास को अनपढ़ गवार समझने वाली निशा ने जब सासू माँ की डिग्रियाँ और ओहदा देखा तो देखकर उसके होश उड़ गए। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। आज निशा की शादी है। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। निशा के माता पिता ने उसे बेटी की तरह ही पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद निशा आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। निशा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की तो ज़रूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने नौकरी पर हद से ज़्यादा घमंड है। उसे लगता है कि वह सबसे अलग और बुद्धिमान है। यही सब शादी के बाद भी रहता है। वह मुखर है और कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है कि आपकी वजह से सामने वाले को भी बहुत बुरा लग जाता। लेकिन निशा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निशा की शादी पास के शहर जयपुर में हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई थे। ससुर जी 10 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शादी हो जाने के बाद निशा अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी निशा का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था। अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब अपनी सास को अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती थी कि मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँगी? घर के काम आप करो, मैं पैसे कमा रही हूँ। निशा को ससुराल में आए हुए 1 हफ्ता हुआ था और निशा की रसोई की रस्म करने के लिए उसने हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ लगाया था। बाकी का सारा काम तो रीमा जी ने ही किया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने निशा ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि घर में कोई भी उससे रसोई के किसी भी काम की उम्मीद ना करे और ना ही किसी और काम की मुझसे उम्मीद करे, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आकर रसोई में रोटियां बनाती रहती हैं। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। मैं घर के काम धाम करने वाली नहीं हूँ। रीमा अपनी बहू को चुप रहने के लिए कहती है। उनको लगता है कि वह सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से कह रही है तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे के लिए किस तरह की लड़की चुनी है और मेरी बहू को ही भला बुरा कहने लगेंगे। इसलिए वह अपनी बहू से हमदर्दी रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। निशा अपनी सास का इशारा देखकर भड़क जाती है और कहती है, आप ये मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। आज के ज़माने की बहू हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। इसलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। निशा की बातें सुनकर के बरामदे में बैठे हुए सभी रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। देवरानी जिठानी उसका मुंह ताकती रह गई कि रीमा ने तो कुछ कहा भी नहीं और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह से ले लिया। उसकी बातों को सुनकर किसी को भी थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती है, चलो चलो, रस्म के लिए देर हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा कर मेरी बहू को ढेरों आशीर्वाद दीजिए। सभी बहू निशा के हाथ से बने हुए हलवे को खाने लगते हैं। शादी में तो बहुत सारी रस्में होती हैं और उन सब में बहू की ज़रूरत होती है। दूसरे दिन रीमा जी अपनी बहू से कहती है, बेटा, कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, उसमें सभी रिश्तेदार आएंगे और सारे बड़े बूढ़ों को भी बुलाया है। पूजा के बाद वहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग के पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के लिए पैर छूने के शगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। निशा अपने कानों में लीड लगाकर गाने सुन रही थी।
उसने अपनी सासू माँ की किसी बात को सुना ही नहीं। दूसरे दिन पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। आस पड़ोस के लोग भी बैठे हुए थे। सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार दे रहे थे। मुंह दिखाई की रस्म के बाद रीमा जी शगुन के लिफाफे लेकर के अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा अब सबको यह लिफाफे एक एक करके दे दो। सास की बात सुनकर के सभी के सामने कहती है, आपने क्या समझ रखा है? मैं इतने सारे लोगों के सामने झुक झुक कर सबके पैर छूऊंगी? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर नहीं छूने वाली हूँ। मैं पुराने ज़माने की सीधी सादी लड़की नहीं हूँ। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं मैं इन सब लोगों के पैर छूऊंगी? मुझसे ये सब नहीं होगा। आज फिर से निशा ने सबके सामने रीमा जी को खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में खानाफूसी करने लगे कि रीमा जी कैसी बहू लेकर आई है जो उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगी। यह तो शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही है और जब देखो तब रीमा जी को अकड़ दिखाती रहती है और तो और अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है। अब तो भगवान ही भला करे रीमा का ऐसे तेज तरार बहू लेकर के आई है। आंगन में बैठी रीमा जी के कानों में ये शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके कानों में गरम तेल डाल दिया हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से अपनी बहू से कहती है, बेटा तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी, तब तुमने हाँ कर दिया था। अगर करना नहीं था तो कल ही मुझे बता देती। मुझे अब सबके सामने इस तरह से बेइज्जत नहीं होना पड़ता। इस बारे में बात की थी, मुझे तो याद ही नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठ कर के लीड लगाकर गाने सुन रही थी। रीमा जी को समझ में आ जाता है कि बहू ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। तभी छत पर बैठा हुआ रीमा जी का बेटा प्रतीक अपने माँ और पत्नी दोनों की बातों को सुन रहा था। छत से ही वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्में होती हैं जिन्हें मानना पड़ता है, तो इन रस्मों को निभा लो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे प्रतीक के समझाने पर निशा लिफाफे देने के लिए और लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। सभी के घर जाने के बाद निशा रीमा जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ जी मुझे अपनी तरह मनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, बहुत लाड प्यार से पली हूँ, कभी किसी के पैर नहीं छुए हैं। आज तो आपने इतने सारे लोगों के पैर छुआकर मेरी कमर ही तोड़ डाली। मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और तो रस्मों के नाम पर आप अपनी चलाती हैं, लेकिन आगे से मुझ पर अपनी चलाने की कोशिश मत करना। तुम तो ठहरे अनपढ़ गंवार, तो इन रस्मों को मानोगे, लेकिन मैं इन रस्मों को नहीं मानती हूँ। रीमा जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती है कि बहू ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई अपनी जगह और रीति रिवाज और रस्में निभाना अपनी जगह होता है। अगर हम चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यह ज़िंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया है। रीमा जी इतना बोल पाती है कि उनकी बात को काटते हुए निशा कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अनपढ़ गंवार भी मुझे लेक्चर देने लगते हैं। इतना कहकर वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रीमा जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो क्या, बहू आ जाने के बाद भी रीमा जी के घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर
घर के किसी भी काम को करने से साफ मना कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं, आप ही घर गृहस्थी संभालो। मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक दिन निशा अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल गई थी। रीमा जी अपनी रसोई के काम को निपटाकर जब बाहर निकली तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई थी। वह फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगी। तभी हड़बड़ाती हुई निशा घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर कहती है, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। मेरी इस फाइल में लिखा हुआ समझ में आएगा तुम्हें? तुम तो ठहरे अनपढ़ गवार। अभी पढ़ी लिखी भी होगी तो बस हिंदी पढ़ने आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आती ही नहीं होगी। निशा की बातें रीमा जी के दिल को चुभ रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि वह अपनी बहू से अच्छे से कह दे कि वो अनपढ़ गवार नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी है, वह भी नौकरी करती थी। वह अपनी बात कहने ही वाली थी कि बहू निशा अपनी फाइल को छीनकर वापस से घर के बाहर निकल गई। आज फिर रीमा जी कुछ कहते कहते रुक गई। तभी निशा के मामा का फ़ोन आता है और वे कहते हैं कि वह जयपुर शहर में आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह शादी के समय भी नहीं आ पाए थे। निशा अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो गई और उसने कहा कि वह घर पर ना मिलकर किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उसे अपनी सास से अपने मामा को मिलाने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह अपने मामा को घर पर ना बुला करके रेस्टोरेंट पर बुलाती है और उधर प्रतीक को भी लेकर पहुंच जाती है। बातों ही बातों में मामा निशा को बताते हैं कि शहर से उनका 10 साल पुराना नाता है। 10 साल पहले भी वह जयपुर आए थे। उस समय इस शहर में उनका बेटा रोशन एक बहुत ही नामी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तुम तो जानती हो, रोशन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था और आज वो पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बन गया है। लेकिन उसका आईएएस बनने से इस शहर का भी बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में जब रोशन यहाँ पढ़ाई कर रहा था तो उनके स्कूल की प्रिंसिपल बहुत ही बुद्धिमान थी और छात्रों को एक बहुत बढ़िया गाइड भी थी। उन्होंने ही रोशन के कैलिबर को पहचाना और उसे आईएएस अधिकारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। और देखो, रोशन आज एक आईएएस ऑफिसर है। सच में रीमा मैम का ये बहुत बड़ा उपकार है हम लोगों पर। रीमा मैडम का? रीमा जी का नाम सुनकर निशा चौंक गई। फिर वो सोचने लगी, नहीं, वो रीमा कोई और होगी। उसकी सास तो हाउसवाइफ है और वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं लगती। और वैसे भी एक नाम के काफ़ी लोग होते हैं। मामा जी कहने लगे, पूरे एरिया में वो बहुत मशहूर थी। आसपास के लोग उनके नाम की तारीफ़ करते थे। बहुत ही ईमानदार और मददगार प्रिंसिपल थी। निशा अपने मामा की बातों को रुचि के साथ सुन रही थी और उसे लग रहा था कि उस प्रधानाचार्य के बारे में और भी कुछ जाने। मामा से कहती है, मामा, क्या उन प्रिंसिपल मैम से मिले थे आप? उनको कैसे जानते हैं? हाँ, मैं उनसे मिला था। मैं अक्सर रोशन की पीटीएम में जाता था तो स्कूल के अध्यापकों से मिलता रहता था और वह दिन मुझे आज भी याद है जब प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया था। एक बार तो मैं डर ही गया था कि रोशन की क्या शिकायत हो सकती है, लेकिन जब मैम ने मुझे बताया कि आपका बेटा एक होनहार विद्यार्थी है और आपको उसे एक अच्छी कोचिंग सेंटर में डाल देना चाहिए, देखना एक दिन वो बहुत बड़ा अधिकारी बनकर निकलेगा और आपके साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन करेगा। जब मैंने उनसे बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसे किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में डाल सकूं, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और न सिर्फ एक अच्छे कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करवाया,
बल्कि छात्रवृत्ति दिलाने में भी हेल्प की। और तुम देख रही हो आज रोशन एक IAS अधिकारी है। दिल से शुक्रिया। इस बात को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन जब भी मैं इस शहर में आता हूँ वो वाकया ताज़ा हो जाता है और बार बार मेरा मन रीमा मैडम से मिलने को करता है। निशा मामा से पूछती है, मामा क्या बाद में आप उनसे मिले? हाँ, जब रोशन IAS बना तो उसके बाद मैं और रोशन उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन तब तक वो स्कूल छोड़कर जा चुकी थी। रीमा जी का धन्यवाद करने के लिए आया था कि आज आपकी वजह से रोशन IAS बन गया। आपके समय पर दिए गए मार्गदर्शन की वजह से ही रोशन IAS बन पाया। आपकी हेल्प के बिना ये मुमकिन नहीं था। लेकिन विद्यालय पहुंचकर पता चला कि 2 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। मैंने उनको कई जगह ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर मैं वापस चला गया। अपने मामा की बातों को सुनकर के निशा अचंभित हो रही थी और उसका मन भी रीमा जी से मिलने का कर रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि उसकी सास का नाम भी रीमा जी है, लेकिन फिर वह सोचती है पूरा दिन घर के कामों में और रसोई में लगी रहती हैं। अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो पलटकर जवाब भी नहीं देती हैं। मामा तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल मैम बहुत बुद्धिमान थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं लगती। वह तो रीमा नहीं हो सकती। यह मेरे मन का वहम है। और क्या, दुनिया में एक ही रीमा है, बहुत सारी रीमा है। थोड़ी देर में प्रतीक वापस आ गया और कहता है, सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई। ऑफिस से ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसलिए आप लोगों की बातों को सुन ही नहीं पाया। लेकिन मामा जी, आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर ज़रूर चलिए। आप इधर से वापस नहीं जा सकते। हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए अब तो आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। प्रतीक मामा जी से बहुत ज़्यादा आग्रह करता है। हालांकि निशा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि प्रतीक मामा जी को अपने घर ले जाए और अपनी अनपढ़ गंवार सासू माँ से मिलवाए। उसे तो बस पढ़े लिखे लोगों से मिलना और उनसे बातें करना और अपने स्टेटस के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना अच्छा लगता था। अपनी सास को कुछ तो समझती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे घर की नौकरानी हो। सबके कहने पर रिया अपने मामा जी को अपने ससुराल ले आई। मामा जी और निशा सोफे पर बैठ गए। अपनी सास को आवाज़ देते हुए निशा कहती है, माँ जी, मेरे मामा जी आए हैं, जरा चाय बना कर ले आओ। साथ में पकौड़ी भी बना लेना, खाली चाय लेकर मत आना। रीमा चाय और पकौड़ी बनाकर जैसे ही हॉल में प्रवेश करती है, उनको देख कर के मामा जी खड़े हो गए और जाकर के उनके पैर छूने लगे। अरे रीमा जी, आप मेरी निशा की सास हैं? मुझे पता ही नहीं था। निशा, तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुम्हारी सास रीमा देवी हैं। मामा की बात सुनकर निशा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मामा, कैसी बात कर रहे हो? मेरी सास घर के सारे काम धाम करती है और आपको उनको देखकर लगता है कि वह वही रीमा जी होंगी। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। यह वह रीमा नहीं होगी। मुझे प्रिंसिपल मैम का चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है। रीमा जी चाय और पकौड़े की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है कि आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। अपनी सासू माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर निशा के होश उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके साथ प्रिंसिपल महोदया थी, जिसको वह पिछले 4 महीने से अनपढ़ गंवार समझते आ रही थी। समय समय पर मैंने उनका कितनी बार अनपढ़ गंवार कहकर अपमान किया है, कितनी बार अपनी नौकरी की धौंस दिखाई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सास इतनी शिक्षित थी, वह भी नौकरी करती थी। अभी मामा जी कहते हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है, आपके स्कूल में एक रोशन नाम का लड़का था।
जिसको आपने आईएएस बनने की सलाह दी थी और उसका एडमिशन भी आपने अपने किसी जानकार के कोचिंग सेंटर में करवाया था। मैं उस रोशन का पिता हूँ। वह अब एक आईएएस अधिकारी है और उसे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। एक बार आईएएस बनने के बाद मैं फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आपसे मिलने के लिए आया था और आपका धन्यवाद करने के लिए आया था, लेकिन आप मिली ही नहीं और आपने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया था? अब तो निशा की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में उसकी सास रीमा मैम थी, और अगर थी तो आखिर उसकी सासू माँ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। रीमा जी कहती हैं कि कुछ दिन बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनका देहांत हो गया। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में मेरी बूढ़ी सास भी रहती थी, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनकी देखभाल के लिए किसी का घर पर रहना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति थे तो वे घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मैं घर संभालता हूँ, जबकि मैं अपने पति को घर संभालने में पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती थी, खाना बना कर जाती थी, सासू माँ की दवाइयाँ निकाल कर रख कर जाती थी, बच्चों के टिफ़िन तैयार करते थे। शाम को जब ड्यूटी से आती थी तो घर जाकर सबके लिए खाना बनाती थी। कभी भी किसी काम के लिए मैंने अपने पति के साथ में कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने अपने घर को, बच्चों को और अपनी नौकरी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला था, लेकिन मेरे पति जाने के बाद मुझे कुछ नहीं संभाला जा रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी। थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे आते थे, उसी से अपनी बेटे बेटी को पढ़ाया लिखाया। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। रीमा जी की बात सुनकर निशा उनके पास जाती है और कहती है कि आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय पर प्रधानाचार्य रहे हैं, जबकि मैंने तो आपको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहा है। बहू, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की है, लेकिन शायद तुमने सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गंवार बोलकर निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुन ही नहीं तो मैं क्या बताती। आज निशा को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि जिस सास को वह अनपढ़ गंवार समझती थी, वह तो इतनी बुद्धिमान और निर्भीक प्रधानाचार्य रही हैं, और साथ साथ दोनों बच्चों और घर गृहस्थी को भी और बूढ़ी सास को किस तरह से संभाला है, यह तो काबिल तारीफ है। और मैं अपनी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ। ना अभी मेरे बच्चे हैं, ना घर की कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का मैंने अपमान किया है कि अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता था कि मैं ही एक नौकरी करती हूँ और कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच नहीं सकती थी। आप सच में बहुत महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, रीमा जी ने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने इस तरह से अपने दोनों बेटों को संस्कार दिए हैं, यह तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। निशा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अब सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के काम में भी हाथ बटाऊंगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब यह नहीं होता कि आप घर के कामों से पल्ला झाड़कर बैठ जाएं। निशा की आंखों में आंसू देखकर रीमा जी उसके आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है, बहू, अगर तुम्हें सच में अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो यह बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने से कम मत समझना, चाहे वह नौकरी करता हो या नहीं करता हो, लेकिन वह किसी से कम नहीं होता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हर किसी की ज़िंदगी के
अपने संघर्ष होते हैं। कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता। अरे जो नौकरी करता है, क्या उसको सब कुछ आता है? रीमा जी की बात सुनकर निशा अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और अपनी सासू माँ से वादा भी करती है कि अब वह किसी को कम नहीं आकेगी और सबका सम्मान करेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।